सादिक संजरानी तो कुर्सी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मुतहदा अपोजिशन का अपना मुस्तकबिल दाव पर लग गया। आइंदा क्या करना है? अपोजिशन जमातों ने APC बुलवा ली। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कराची को कचरे से पाक करने का अज़्म किया। इलेक्ट्रिक, हबीब बैंक समेत कई इदारे मदद को तैयार। आम शहरियों को भी आगे आना होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाकिस्तान, आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं आज जियो पाकिस्तान TV पे। हमें जो बात अच्छी लगेगी वो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। और कल के पर्टिकुलरली जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट। वैसे तो यू कुड नॉट हैव मिस्ड इट कि कल क्या हो रहा है। बिल्डअप तो कितने दिनों से इस चीज़ का हो रहा था, लेकिन कल जो हुआ, जिसको अपसेट कहेंगे, एंटी क्लाइमेटिक कहेंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से, लेकिन हम आपको डिटेल दे दें और बताएं कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे और ऐवान बाला की तारीख के इस बड़े अपसेट ने ऑपोजिशन को भी अपसेट तो किया है। ऑपोजिशन को लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए उन्हें हराया गया है। अक्सरियत रखने के बावजूद सेनेट में नाकाम रहने पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ फट पड़े। जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा आधे घंटे के अंदर उनकी निशानदेही करके हम आपस में बैठ के पूरी कौम को बताएंगे। अगले हफ्ते APC कॉल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 50 सेनेटर्स ने सेनेट के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा अखलाकी तौर पर ही उन्हें अब भी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। 64 सेनेटर्स ने खुला वोट में इलेक्शन में खड़े होकर इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट डाला। जब खुफिया वोटिंग में सिलेक्शन में बाले आए तो फिर भी 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। इखलाकी तौर पे चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। अपने पार्टी के पीठ में चिराग गोंपा है, जमहूरियत के पीठ में चिराग नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपने इनकी बातें सुन ली। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार हासिल बजिंजो ने भी इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हम उन तमाम कुव्वतों को एक्सपोज करेंगे जो इस तमाम गेम में शरीक थे। ओपनली हमें उन्हीं के सेनेटरों ने ये बताया कि हमने 2 अरब रुपए अरेंज कर लिए हैं, आप लोग विड्रा कर लें। मैं बिल्कुल जीत गया हूँ, मैं उस वक्त बिल्कुल जीत गया जब 64 आदमी खड़े हो गए, मैं जीत गया। सादिक संजरानी का कहना है कि अपोजिशन के सेनेटर्स ने ज़मीर की आवाज़ पर उन्हें वोट दिया और वो उन्हें हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एतमाद हासिल है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा दोबारा मुंतखब होने के बाद। अपोजिशन वालों को कितना किरदार है? जी बात यह है कि मैं कहता हूँ किसी की हार जीत नहीं है। चलते जाएं। एक्सक्यूज मी, हमें अब इस बात को मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेहरबानी की, सबने हाउस को चलाने के लिए उन्होंने बेहतर समझा, तो ये उनका मैं क्या उन 14 सेनेटर्स का नाम भी आपको पता है? नहीं, मुझे कोई पता नहीं। ऑपोजिशन ने हालात का जायजा लेने के लिए दोबारा कल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इससे पहले इसे अपने बागी अरकान को सामने लाना होगा। ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब आप शुरू में असेस करें तो आपके नंबर्स कुछ और होते हैं, और जब सीक्रेट बैलेटिंग हो तो एकदम से कम, मतलब ये बड़ी ब्लेटेंट किस्म की, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, बट ऑलमोस्ट चीटिंग ही हुई कि ये जाके किया, किस्म की बेवफाई, चीटिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट द वर्ड, आप खुद ही इसको दे दें, लेकिन अजीबोगरीब किस्म की ये वैसे सिचुएशन हुई है। जमाती कॉन्फ्रेंस में क्या होता है किसी को पता भी नहीं है कि किसने किया ये। अच्छा, अब सादिक संजरानी साहब तो कह रहे हैं तो कि उन्हें उन 14 सेनेटर्स का नाम नहीं पता, लेकिन किसी को तो पता है। वैसे एक क्लोज इतना बड़ा ग्रुप तो नहीं होता, 100-150 लोगों का पता ही होता है कौन। और फिर कुछ लोग ऑलरेडी ऑन द फेंस होते हैं, वो आवाम को शायद नहीं पता होता, लेकिन आपस में तो इंसानों को पता होगा कि हु वाज ऑन द फेंस एट दैट मोमेंट। दे नीड टू फिगर दिस आउट वेरी क्विकली। आल्सो मुस्लिम लीग, माशाल्लाह क्या मीम्स थे, कह रहे थे ना कि बाद में भी जब इजलास बुलाया गया तो वोट से ज्यादा सेनेटर्स इजलास में मौजूद थे। अजराह मजाक क्या कुछ नहीं कहा गया ट्विटर पे, वो तो आपको देखना होगा वहीं जाकर। लेकिन अभी हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कयूम साहब। बताइएगा, सादिक संजरानी साहब को अपोजिशन हटा ना पाई, ये तहरीक नाकाम होना जाहिर है कोई छोटी नाकामी तो है नहीं। मुस्लिम लीग नून को समझ आ रहा है कि हुआ क्या, किसने क़यादत के एतमाद को ठेस पहुंचाई? जो अपोजिशन है उसने क्यों ये फैसला किया, उसकी वजह ये थी
कि इसकी वजह हुकूमत का रवैया था, जो टोटली एक एक्यूट पोलराइजेशन की पॉलिटिकल स्टेट है, जिसके अंदर जो हुकूमत है वो अपोजिशन की विच हंटिंग कर रही है और अपोजिशन इनको कोई मौका नहीं देना चाहती। तो उन्होंने कहा जब हमारी मेजॉरिटी है और डेमोक्रेसी है ही नंबर गेम, तो हम क्यों ना अपना चेयरमैन रखें, बिकॉज ये एक ग्रेट ऑनर है। अदरवाइज़ तो नीचे नंबर वही हैं जो हैं, वो कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आई थिंक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, अपने तौर पे पार्टियां भी चेक करेंगी, दानिश्वर भी इसके ऊपर अपनी राय देंगे और ये कहेंगे कि क्या ये ठीक हुआ या क्या ये गलत हुआ। तो मेरे ख्याल में ये डेमोक्रेसी को मजबूत ये चीज़ नहीं करेगी और जो जीते हैं उनको भी बगलें नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने क्रॉस किया है और वो ऐसे ही नहीं किया। पहले भी रेपुटेशन लोगों को आपको पता है कि लोग करोड़ों रुपए दे के सेनेट में पहुंचते हैं, तो अभी वो करोड़ों रुपए शायद कुछ लोगों ने पूरे किए और लेकिन ये बात की बात। वैसे इतनी बड़ी बात है सेनेटर साहब, मतलब कितनी देर तक छुप सकेगी? बहुत बड़ा बीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। लेकिन ये बताएं कि जो कुछ हो गया है, अब अपोजिशन पार्टियों का एक दूसरे पर एतमाद रहना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। मतलब वो यूनाइटेड एक अपोजिशन का जो एक फ्रंट बनाया हुआ था वो तो बिल्कुल ख़त्म होता ही नज़र आ रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद का कोई मुस्तकबिल आप देखते हैं या नहीं? देखें, अपोजिशन इत्तेहाद का क्यों नहीं, मुस्तकबिल तो ज़रूर है, क्योंकि अपोजिशन को लोगों ने इलेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो चुप करके घरों में बैठ जाएं। जितनी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क को चलाने की, इतनी ही अपोजिशन के इलेक्टेड लोगों के कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हुकूमत को राय रास्त पे रखें, वो जायज़ चीज़ों के ऊपर उनकी तनकीद करें और जो जायज़ पॉइंट्स हैं जो समझते हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे, और जहां मुल्क के मफाद में लेजिस्लेशन है वहाँ उनके साथ तामन भी किया जाए, और जहां रियासती मामलात हों फॉरेन पॉलिसी के अंदर या कई ऐसी जगहों के ऊपर जहां दुश्मन हमारी कौमी सलामती को ललकार रहा हो, वहाँ हुकूमत के साथ खड़े होकर आगे चले। आपको याद होगा कि हाल ही में जब ये फाटा के MPAs वगैरह के नंबर को बढ़ाना था, तो उस वक्त पूरी अपोजिशन डिस्पाइट एक्यूट पोलराइजेशन वो हुकूमत के साथ खड़ी थी और आइंदा भी इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। तो इसलिए आई थिंक अपोजिशन ना सिर्फ सेनेट में बल्कि नेशनल असम्बली में, चारों सूबों के अंदर, कश्मीर में, जहाँ भी ज़रूरत हुई उसको अपना काम करना चाहिए और वो करते रहेंगे। कयूम साहब ये बताइएगा, अब शिकस्त के बाद ज़ाहिर है आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिवाइस वेज कि कैसे पता लगे कि वो 14 मुनहरिफ सेनेटर्स कौन थे। जब आपको ये नहीं पता कि अब अपने सेनेटर्स पे एतबार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो मंतकी कदम एक हो सकता है और एक ऑप्शन ये है कि आप सब इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें, पता लग जाए कि भाई कौन इस्तीफ़ा देता है कौन नहीं देता। ये ऑप्शन है ज़ेरे गौर। देखें, इज्तिमाई इस्तीफ़े क्यों किए जाएँ, आपको एरेना में रह के मुकाबला करना चाहिए और वो किया जाएगा। हुकूमत को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी पजीराई है या किसी भी पार्टी की पजीराई है, उसका दारोमदार कारकर्दगी पे है। अगर लोग मुस्लिम लीग नून को या किसी और पार्टी को अगर अच्छा समझते हैं या समझेंगे या वोट देंगे, तो वो कारकर्दगी देखेंगे कि इनके 5 साल या 10 साल में क्या हुआ। और अगर लोग तहरीक इंसाफ को वोट देंगे तो वो इसलिए नहीं देंगे कि ये सेनेट का इलेक्शन जीत गए थे या हार गए थे, वो इसलिए देंगे किया क्या है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का पर्सपेक्टिव हमने लिया है फ्रॉम सेनेटर अब्दुल कयूम। लेट अस मूव फॉरवर्ड। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन है। कल हम टीवी पे भी तबसरे देखते रहे हैं और अपोजिशन के जो सेनेटर्स थे बड़े हैरान और परेशान थे एंड दे फेल्ट बिट्रेड। आज की अगर आप हेडलाइंस भी देखें तो यही हमें नज़र आ रहा है। तहरीक अदम एतमाद की नाकामी अपोजिशन के लिए कितना बड़ा झटका है? आप लोगों को खदशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है और हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में सियासत के अंदर जो मुदाखलत है और सियासत को जिस तरह चलाया जा रहा है और डे बाई डे पाकिस्तान के अवाम और आजादाना सियासत के रस्ते जिस तरह मसूल हो रहे हैं, ये खदशात जरूर थे। लोग भी कह रहे थे कि पता नहीं ये होता है कि नहीं, वरना अगर ये खदशात ना हो और अगर पाकिस्तान में इस तरह की रवायत लोगों के वफादारियां तब्दील कराने की न हो, ताकत का इस्तेमाल, नैब से डराओ, पैसे का लालच, ये रवायतें न हो, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तो 64 वोट थे, लोगों ने लिख के भी दिया। आज उनके खिलाफ जब मोशन पेश हुआ तो लोगों ने खड़े होकर उस मोशन के हक में वोट दिया।
तो फिर तो कोई दूसरी राय नहीं रह जाती। हमारे लिए एक यकीनन धचका है, यकीनन अफसोस का मकाम है। अपोजिशन की जमातों के इस इत्तेहाद को इससे शिकस्त हुई है, लेकिन शिकस्त पीटीआई से नहीं हुई। हमारे 64 मेंबरान में से 14 डिफेक्ट कराने के बावजूद आज भी 50 मेंबरों में जो वोट हुआ, उस वोट में 50 मेंबर्स ने चेयरमैन के खिलाफ वोट किया है और सिर्फ 44 मेंबर्स ने उनके हक में वोट दिया। बावजूद इतनी बड़ी डिफेक्शन कराने के आज भी चेयरमैन हाउस का एतमाद नहीं रखते, मेजॉरिटी का एतमाद नहीं रखते। अब अखलाकियात की बातें तो चलें बात की हैं, लेकिन कायरा साहब ये बता दीजिए कि मुत्तहिदा अपोजिशन का पहला इम्तिहान था और पहले ही इम्तिहान में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें जो इकट्ठे चलने की ख्वाहिश का इजहार कर रही थी या कोशिश हो रही थी, इकट्ठे चल भी सकेंगे या नहीं? आपस में ट्रस्ट डेफिसिट जब आ जाता है तो फिर कैसे इकट्ठे चलेंगे? ये जो सेनेटर्स हैं ये तो प्योरली जमातों के बरगुने मेहनत होते हैं, जमातों की क़यादत की वजह से आते हैं, जमातों के वोट की वजह से आते हैं। जमात का ही वोट होता है, एमपीएस तो जमातों के होते हैं, वो इनको वोट देते हैं। ये किस तरह जमात के फैसले की मुखालफत कर सकते हैं? अपोजिशन की जमातों ने इसमें गेन किया है, हुकूमत जीत के हार गई है, अपोजिशन हार के भी जीत गई। जो हुकूमत के साथ खड़े होके आज बगले बजा रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा काम कर दिया, बुनियादी तौर पे इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, इससे पहले भी नुकसान होते रहे, अब भी नुकसान होंगे। ये सियासत में जीत हार तो होती रहती है जी। इस फैसले से हमारा को बड़ा नुकसान नहीं हो गया। हम पहले भी अक्सरियत में थे, आज भी अक्सरियत में है। हुकूमत किसी भी सेनेट से बिल पास नहीं करा सकती थी, आज भी नहीं करा सकेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो जरा सी बात पे बरसों के यार आने गए, लेकिन इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। अच्छा, एटलीस्ट कायरा साहब के इस इंसिडेंट से थोड़ा सा आई ओपनर के तौर पे तो इस इंसिडेंट को यूज़ किया जा सकता है कि कौन आपके साथ है, कौन लॉयल है, कौन नहीं है। ये बताएं कि अब बात ये की जा रही है कि जब अपने सेनेटर्स पर एतमाद नहीं किया जा सकता तो फिर इस्तीफे ही दे दिए जाएं, मतलब इट डज मेक सेंस। क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत इस ख्याल से मुत्तफिक है? हमारी जमात के सेनेटर्स ने तो कलेक्टिवली चेयरमैन को इस्तीफे दे दिए, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफे दे देने से मसाइल का हल निकल आएगा? हुकूमत जीत गई, चेयरमैन सेनेट जीत गए, लेकिन जमहूरियत और पाकिस्तान की सियासत को तो नुकसान पहुंचा, झटका लगा। सेनेट में अक्सरियत का चेयरमैन होना चाहिए, ये लॉजिकल बात है। और अगर इसको रोका गया, ये नहीं हो सका, और ये क्यों नहीं हो सका? अब हमारे यहाँ ये बड़ी पुरानी रवायत है कि यहाँ पैट्रियट भी बनाए गए। जो लोग वफादारियां तब्दील कर गए, गद्दारी कर गए जमात से, उनको हमने मुहब्बे वतन ठहरा दिया, पैट्रियट बना दिया। चलें, आई होप कि वो जो लोग गद्दारियां कर गए आप लोगों से वही भी की जा सके और फिर कोई कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा हमारे साथ। अच्छा, ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस बहुत थी काफ़ी दिनों से, एक रन अप टू दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। बड़े गेयर्ड अप थे ऑपोजिशन वाले कि नंबर्स गेम हमारी पूरी है, ऑब्वियसली वील बी एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू। आज की अगर आप हेडलाइंस देखें, हमारे सामने सारी अखबारें पड़ी हैं एंड वी वर जस्ट शोइंग वन अनदर, हंट ऑन फॉर सेनेटर स्टैबिंग इन द बैक। मतलब कि लिटरली ऑपोजिशन के अपने अंदर ही एक थरथल्ली सी मच गई है कि व्हाट हैज़ हैपेंड। और लॉयल्टीज़ की बात है कि हमारे साथ है कौन, कौन लगता है और कौन नहीं। अब्दुल्ला, हम जो शुरू में बात कर रहे थे ना, आपस में इन लोगों को पता होगा, I'm sure पता होगा मतलब अगर हम इधर बैठे हुए स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, किसने नहीं दिया है। और जब कोई 1000, 1500, लाख, 2 लाख लोगों की बात तो हो नहीं रही, जब 150 की बात होती है तो सबको पता होता है कि किसकी लॉयल्टीज कहाँ लाए कर रही हैं। और खबर तो आपको पता है फिर पहुंची जाती है। जब खबर हम तक पहुंच जाती है तो फिर इन तक कैसे नहीं पहुंची होगी। कराची से कचरा उठाएं, आप भी उठाएं, मैं भी उठाऊं, आप भी उठाएं। और ऐसी मुहिम पहली दफ़ा नहीं हो रही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा जो मुहिम शुरू होने जा रही है ये एक्चुअली फ्रूटफुल होगी। इसके असरात, इसके समरात दूर रस होंगे और देर तक हमें नजर आएंगे। और इसके ये कहते ही साथ एक दुआ भी कर दें आप, क्योंकि ये ऑब्वियसली उम्मीदें तो हमारी बहुत होती है, इज्तिमाई दुआ की ज़रूरत है। जिस तरह बारिश के लिए लोग दुआ करते हैं ना, तो आप सफाई के लिए दुआ करें। कुछ इंडिविजुअल तौर पे आप क्या कर सकते हैं वो तो अब्दुल्ला और मैं रास्ते में आपको बताते ही जाते हैं, लेकिन कलेक्टिवली व्हाट नीड्स टू बी डन एंड ऑन अ वेरी सीरियस बेसिस आपको हम अभी बताते हैं। कुछ हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। कराची से कचरा उठाने के लिए वफाकी हुकूमत
हुकूमत मैदान में आ गई। अली जैदी कदम बढ़ाएं, इस मामले में कराची का हर शख्स और इदारा उनका साथ देगा और कराची का कचरा किसी एक शख्स का नहीं, पूरे शहर का मसला है। बार बार हम यही बात करते हैं। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी का अज़म है कि वो शहर कायद को 2 हफ्तों में साफ करके दिखा सकते हैं। 2 हफ्ते ज़रा मुश्किल साउंड करता है, बट एनीवे उन्होंने ये कह दिया है। और PTI रहनुमा फिक्स इट वाले आलमगीर खान भी इस मामले में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं, वो करते भी रहते हैं। ज़रा एक दफ़ा सुन लें उन्हें। देखिए, लैंडफिल्स हैं, मैं एक दफा साफ करके दिखाऊंगा और पता चलेगा कि अगर ये कचरा उठ सकता है और अगर ऑर्गेनाइजेशन सारी मिले, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो पब्लिक भी सपोर्ट का ऐलान करेंगी। जब ये मिल के करेंगे ना, एक दफा साफ करके दिखाएंगे। जनाब, कौन कौन इसमें साथ देने के लिए तैयार है? वफाकी हुकूमत की क्लीन कराची मुहिम में के इलेक्ट्रिक, हबीब बैंक समेत कई इदारों ने भी हाथ बटाने का ऐलान किया है। म्यूजिकल बैंड है स्ट्रिंग्स, पेशावर ज़ल्मे, कराची किंग्स के स्टार समेत बहुत सी नामवर शख्सियात हैं इस मुहिम का हिस्सा बनी हैं, जिसमें हम खुद भी शामिल हैं। अपने आप को खुद ही नामवर कह दिया ना हमने। और अगर वाकई ये मुहिम शुरू हो गई तो यकीनन कराची के शहरी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेंगे। ये मुहिम अगर कामयाब हो सकती है ना, तो तब हो सकती है जब आप और मैं और हम सारे लोग जो इस शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो इसमें हिस्सा लेंगे। और कराची यकीनन माजी में जैसा होता था अपनी रौनकों को बहाल कर सकता है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट के मुशीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा वहाब साहब। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ियाद बशीर साहब ने, डायरेक्टर गुल अहमद और पेट्रन इन चीफ ऑफ लांडी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा रिटेल एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्ट हम करते हैं। ज़ियाद बशीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही बैठे हैं। ज़ियाद साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वफाकी वज़ीर अली जैदी कराची को कचरे से निजात दिलाने का अज़म कर चुके हैं। ताजर और सनतकार तबका जो है, आप जैसा जो तबका है, इस मामले में वफाकी हुकूमत की क्या मदद कर सकता है? कोई आपका प्लान है जो आपने कुछ पहले भी किया हो? प्लान अगर पहले कह सकते हैं तो पहले तो जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, हम काफ़ी टाइम से कराची का देखभाल कर रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हम उसमें सफाई भी करते हैं, हम उसके रोड्स को भी मेंटेन करते हैं, तो वो तो हम कर रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम Ali Zaidi, when he called, he said this is a non-political initiative. This is something where all of us as citizens of Karachi have to take ownership. So he called up the chief minister, he called up the mayor. I think everyone has given their support to him and they have said that we would like to work with you. And I think the citizens of Karachi, we all have to work together to clean the city in 2 weeks. You know, maybe it sounds like it's impossible, but it's a great start. If everybody gets together, it's a start. और अगर हम शुरू करें and देखें, this is just one storm cycle which has come. There's another one that's expected according to the weather apps that's coming around the Eid time. And that's extremely serious because at Eid time कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, Eid time in itself एक Eid time पे वैसे ही सब कुछ क्लॉग हो जाता है। और अगर उस टाइम पे अगर ये स्टॉर्म सिस्टम आ गया और ये पूरे चीज़ें क्लॉग होगी, जो आपके वाटर बाउंड डिजीजेज होंगे और जो स्प्रेड होंगे, इट विल बी एक्सट्रीमली सीरियस। ज़ियाद, आपने कुछ नालों वगैरह की सफाई का तो तस्करा किया, लेकिन इसके अलावा सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर कोऑपरेट सोशलिटी के तहत क्या कर सकते हैं? जाहिर है इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, रिटेलर्स हैं, पाकिस्तान की पहचान है ये लोग, पाकिस्तान के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, मुझसे ये बताइएगा कि अली जैदी साहब का ऐलान है कि वो 2 हफ्ते में कराची को साफ करके दिखा देंगे। जाहिर है अच्छी बात है, हम भी अप्रीशिएट कर रहे हैं, होपफुली आप भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा करें तो सिंध हुकूमत उनका साथ देगी या रोड़े अटकाएगी? पॉलिटिकल गेन यहाँ पे हासिल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, कोई शख्स भी अगर कराची की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई कदम उठाता है तो सिंध गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी होगी, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर इस कदम की आड़ में कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग या इल्ज़ाम तराशी की सियासत करना चाहेगा तो फिर बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को एतराज़ होगा। अली जैदी साहब के स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल वेलकम करता, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं इस बात पर उनका भरोसा कर सकूं, क्योंकि माजी में जो कमिटमेंट्स अली जैदी साहब ने या उनकी सियासी जमात ने पाकिस्तान की आवाम से की है या कराची की आवाम से की है, उनमें से किसी भी कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पाए। अगर कराची की बात कर लें तो कराची शहर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फरवरी 2019 में ऐलान किया था कि 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज कराची वालों की बेहतरी के लिए वो लेके आ रहे हैं। आज 7 माह गुजर गए हैं, 5 माह गुजर गए, अभी तक आपको 162 रुपये कराची
के अंदर लगते हुए नज़र नहीं आते। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है पीटीआई की किसी बात को सीरियस लेना, उस बात का भरोसा करना। बट बाहर कैफ कराची की बेहतरी के लिए अगर वफाकी हुकूमत कोई काम करना चाहेगी और अच्छी नीयत के साथ काम करना चाहेगी तो सिंध गवर्नमेंट के साथ देयर इज़ नो चॉइस मुर्तज़ा। अब तो वो नीयत भी सही है क्योंकि जो कराची का हाल है एवरीबडी एक्नॉलेजेस, बल्कि जो कराची में नहीं रहते लोग और ज़रा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहरों में रहते हैं वो तो देख के काफ़ी परेशान है। तो एवरीबडी इज़ वेरी सिंसियर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये भी बताइएगा मुर्तज़ा कि वफाकी हुकूमत के दावे एक तरफ रख भी दिए जाएँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में आवे का आवा जो है सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी हुकूमत इसे ठीक कर नहीं पा रही, इसका क्या जवाब हो सकता है? हो भी सकता है कोई या आई मीन इतनी अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पहले क्यों नहीं हुआ? देखिए, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं तो मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करूँगा। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। कराची के अंदर बिल्कुल बेशुमार इशूज़ हैं, बट ये कहना कि पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत उन मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती, मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने अपने महदूद वसाइल में बड़ा बढ़ चढ़ के काम किया और पिछले 2-2.5 साल पर अगर नज़र डालते हैं आप तो कराची के अंदर जो तरक्याती काम किए गए हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने किए, वो KMC के मेयर ने नहीं किए, वो वफाकी हुकूमत ने नहीं किए। वफाकी हुकूमत चाहे मियाँ नवाज शरीफ की हो, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हो या इमरान खान साहब की हो, मैं समझता हूँ बड़े बड़े वादे उन लोगों ने किए थे कराची से वोट लेने के लिए। लेकिन दर हकीकत अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं तो वफाकी हुकूमत ने वो वादे वफ़ा नहीं किए। लेकिन मैं अभी भी पॉजिटिव होना चाहूँगा। मैं समझता हूँ जो कराची के अंदर मसाइल हैं, जो कराची के प्रॉब्लम्स हैं, सिंध गवर्नमेंट उन अच्छा मुर्तज़ा सॉरी हम आपको इधर रोक रहे हैं। कुछ आपने ये भी बताया कि पिछले 2.5 साल की बात आप पीपल्स पार्टी के हवाले से कर रहे थे कि जो भी तरक्याती मंसूबे हैं वो पीपल्स पार्टी नहीं किए हैं। हम तो पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट 2-3 ईयर्स। क्या तरक्की हुई है और क्या इंतजामात है शहर में, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इस पर तो बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़ियाद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। हम ये भी बात करेंगे कि भाई ये जो इतने बड़े बड़े रिटेलर्स हैं ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह पे एक दफ़ा पे पाबंदी बिल्कुल ही क्यों नहीं लगा देते, और भी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद। हम क्लीन अप कराची मुहिम जो अली जैदी साहब ने जिसको स्टार्ट किया है, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी हम बात करें। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट विद अस और इस घंटे में भी हम इसकी बात करेंगे। अगर आप लोगों के कोई आइडियाज़ हैं स्पेशली जो कराची में रहते हैं, कराची वाले जो हैं, यू गाइस हैव आइडियाज़, आप हमें ट्वीट भी करते रहते हैं, तो गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन, गेट इनटू दिस डिस्कशन एंड राइट टू अस। जियो पाकिस्तान टीवी, आप अपने तय क्या कर सकते हैं, हम कुछ बताते भी रहते हैं। आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि अपना कचरा आप अपनी गली में कोने पे नहीं फेंकना, कल से हम आपको बता रहे हैं। आप अपना कचरा अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर ना उछालें, उसे किसी जगह पे पीपल डू दैट आप उसे किसी जगह डंप कर दें। और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस घंटे की टॉप स्टोरीज। 291 अरब का हदफ यानी 278 अरब रुपए ही जमा हो सके। कस्टम्स ड्यूटी की मद में भी पहली बार 5 अरब का शॉर्टफॉल मईशत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि अवाम को लगता है अब साइकिल पर सफ़र करना पड़ेगा, मगर साइकिल पर दफ्तर जाने की मिसालें देने वाले वज़ीर आज़म को गाड़ी के साथ हेलीकॉप्टर की सहूलत भी दस्तयाब रहेगी। और अदाकार फिरदौस जमाल के साहबजादे हमजा फिरदौस आज जियो पाकिस्तान के मेहमान। फिरदौस जमाल को माहिरा खान से कोई मसला है, पूछेंगे। हम क्लीन कराची की बात कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फिक्सिट वाले आलमगीर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। इसके अलावा ज़ियाद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम इनसे बात कर रहे हैं। और अयाज मेमन मोती वाला साहब सोशल मीडिया सेंसेशन तो हैं ही, लेकिन कंटेंडर भी रहे हैं इलेक्शंस में, और कराची में जो सफाई का इशू है ना, इनके दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। और अच्छा, बट लेट अस नाउ रीस्टार्ट द कन्वर्सेशन विद मुर्तज़ा वहाब साहब। पहले भी आपसे काफ़ी बातें की हैं, फाइनल आपसे एक सवाल जो रह गया था पिछले घंटे में वो भी अभी आपसे पूछ लेते हैं मुर्तज़ा। वफाकी हुकूमत के दावे एक तरफ रख भी दिए जाएं तो इसमें तो कोई शक नहीं कि कराची में आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, कुछ ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। मुर्तज़ा आपसे ख़ुद हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत इसे ठीक कर पाएगी? आपको लगता है कि ये डूएबल भी है कि नहीं है?
हमारा रहा हुआ है मुर्तज़ा वहाब से as soon as we get in touch with him हम बात करेंगे जी, हमारा राब्ता हो गया है। मुर्तज़ा अब ये बताइएगा कि अब ठान ली गई है कि कराची को साफ करेंगे तो इस मुहिम में ज़ाहिर है सब शरीक होंगे तो ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ये सब अब सड़कों पे आएंगे या आपके साथ आएंगे, क्या प्लान क्या है, आपने कुछ सोचा इस सिलसिले में? जो तहरीक इंसाफ के दोस्त बेजा तनकीद कर रहे हैं या सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पॉइंट स्कोरिंग से कराची शहर की खिदमत नहीं हो सकती। अगर हम चाहें तो इसी तरह की बात लाहौर में जो बारिश ने तबाहाली की है, जिसने पंजाब हुकूमत की PTI की हुकूमत की कलाई खोल दी है, मैं उसके बारे में भी तनकीद का निशाना बना सकता हूँ। बट मैं समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी होने के हमें मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए। हर बात पे अगर सियासत करेंगे तो मैं समझता हूँ हम अपने वोटर के साथ सही मानों में वफा नहीं कर पा रहे होंगे। मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो भी, मीडिया के दोस्त भी हों, शहरी भी हों, हम सब मिलकर काम करेंगे तो सही मानों में पॉजिटिव सेंस में हम कराची की खिदमत कर पाएंगे। और मैं पुरुमीद हूँ अल्लाह करे कि ये सियासी पुख्तगी हमारे PTI के दोस्तों में आ जाए कि इल्ज़ाम तराशी करने से हम अपने वोटर्स की खिदमत नहीं कर सकते हैं। हम अपने वोटर की खिदमत तभी कर पाएंगे जब हम ज़मीन पर मौजूद होंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ये काम करने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि PTI भी इसी तरीके से पॉजिटिव। ठीक है जी, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बहुत शुक्रिया। वहाब एहतजाज नहीं करेंगे जनाब, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे, सब मिलकर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, और एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट जिससे हम बात कर रहे हैं सारों का यही कहना है और हमें लग रहा है कि इस बार शायद कुछ चेंज हो सकता है, कुछ बेहतरी आ सकती है। आलमगीर खान ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन की है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, बिल्कुल PTI के साथ एसोसिएटेड हैं और फिक्स इट जो आपकी मुहिम है उसकी वजह से भी आलमगीर आप बहुत मशहूर हैं। आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है आलमगीर, क्योंकि आप भी बड़ी चीज़ों में घुस जाते हैं, यू ब्रिंग अटेंशन टू इट। तो ये बताएं कि बहस छोड़ दें अगर हम कि किसका कसूर है, किसने क्या पहले किया, अब क्या कर रहे हैं, क्या सजेशंस देंगे आप? कुछ आइडियाज़ तो होंगे आपके पास। देखें, एक तो चीज़ ये कि ये बहुत ही खुशाइन है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से या अली जैदी साहब की जानिब से कैंपेन शुरू की जा रही है, जिसमें मेजरली जो नाले हैं उनकी सफाई की जाएगी। यानी जो प्लास्टिक बैग से जो नाले चौक हुए हुए हैं उनकी सफाई की जाएगी। 38 के करीब बड़े नाले और छोटे नाले जो है वो कोई 100 से ऊपर है जो DMCs के पास है, तो FWO की मदद से इसमें सफाई होगी। और रही बात के बेहतरी कैसे आ सकती है, बेहतरी सिर्फ एक सूरत में आ सकती है कि लोकल बॉडीज की जो मिनिस्ट्री है उसके जेरे असर तमाम इदारे कंसोलिडेट किए हुए हैं जो कि चल नहीं सकता, सिस्टम जैम हुआ हुआ है। इनको इदारे बांटने होंगे, मेयर कराची को रेवेन्यू जनरेटिंग इदारे देने होंगे, वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे और फिर शहर पे लगाए। रही बात तनकीद करने की, तो तनकीद इसलिए होती है कि गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात पे आता है कि पिछले 3 हुकूमतों से ये मुर्तजा वहाब की हुकूमतें बैठी हैं, पीपल्स पार्टी वाले, तो गुस्सा तो आता है ना कि शहर का ये हाल क्यों है, वसाइल भी इनके पास, पैसा भी इनके पास। तो जब गुस्सा आता है तो तनकीद निकलती है और बदवा भी निकलती है दिल से, तो फिर इनका जिक्र लाजमी होता है। लेकिन ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है तो करें क्या, आवाम क्या करें आलमगीर? और इसी गुस्से में शायद आपकी वो मुठभेड़ भी हो गई थी पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, लेकिन हम यही कहेंगे कि अब गुस्से से आगे बढ़कर सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अयाज मोतीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। अयाज साहब, आप हमने देखा है बड़े अनोखे अछूते एहतजाज भी करते रहते हैं, कभी आप नाले में होते हैं, कभी आप कचरे के ढेर पे लेटे होते हैं, क्यों करते हैं आप ये सब कुछ? और अगर आप करते ही हैं तो आप आपने कुछ तो सोचा होगा कि हाँ ये मेरे लेटने से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, मैंने ये सोचा है इस तरह से बेहतरी आ सकती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सफाई निफ्स माने रोज़ कह के गुजर जाते हैं गंदगी के ढेर से, तो जो कौमें गंदगी को देख सफाई निफ्स माने कह के गुजर जाती हैं, उन कौमों में से सेहतमंद मुआशरे के अंदर लीडर कभी नहीं निकलता। और आज पाकिस्तान इतने अक्लमंदों सियासतदानों पढ़े लिखों के बाद भी किसी एक शोबे में भी तरक्की ना कर सका। और आज हम 2019 में जब चांद मरीख पे दुनिया पहुंच गई, हम नाले साफ़ करने और गटर के ढक्कन लगाने और कचरों पर बात कर रहे हैं, तो मैं मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छे सियासतदान हैं। एज ए पाकिस्तानी शहरी आज मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज ए कोई सोशल वर्कर, कोई इलेक्शन मैंने हिस्सा लिया उस लेवल पे बात नहीं कर रहा है। एज ए आम शहरी मेरा राइट है यहाँ पर बैठे वफाकी और सूबाई सबसे ये बात का एक सवाल करना कि क्या पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर कराची को और सिंध को सेहत देने की, सफाई देने की और बेहतरीन माहौल और बेहतरीन सड़कें देने की दुनिया में एज ए आइनी जमहूरी निज़ाम किसकी जिम्मेदारी है? मैं ये जितने दिन भी
इस वक्त ऐलान किया गया है सफाई का, मैं बहुत कदर करता हूँ। आप होंगे इसमें साथ? मैं इसमें आऊँगा, लेकिन मैं निशानदेही करूँगा पाकिस्तान के झंडे के साथ। मैं हर उस नाले, हर उस गटर, उस कचरा कुंडी पर बैठा हुआ इनकी मुहिम के दौरान मिलूंगा। जिस दिन 11वां रोज होगा फिर इनसे सवाल करूंगा कि कराची में क्या बेहतरी आई। बेसिकली सब आप ये कह रहे हैं कि आप पॉइंट आउट करते जाएंगे जगह that need to be clean and there need to be to involve ज़ियाद in the conversation as well। अच्छा, एक और इशू जो हमने अक्सर सुना है वो ये है कि नालों की एक दफ़ा सफाई हो गई, लेकिन थोड़े अरसे बाद वही नाले दोबारा से उस कचरे के ढेर से भर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंक्रोचमेंट का इशू है, प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल इतना बेदरेग है। ज़ियाद, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लेटफॉर्म पर लाएं, हम बतदरीज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम कर सकते हैं ताकि ज़ाहिर है हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोल्यूशन तो कुछ कम हो। Would you agree? Gee, I agree with you that plastic, has its negative sides, but there's a lot of ancillary industries which run because of it, and it's there for a lot of uses at the moment. You can't ban something overnight. You can move in that direction. I think a lot of companies and brands who are looking at their corporate social responsibility are moving in that direction, so they are moving there. It'll take some time and it'll happen, but banning something overnight is not the solution. ज़ाहिर है हजारों सनतें हैं जो प्लास्टिक के शॉपरों से वाबस्ता हैं। बिल्कुल। अच्छा ज़ियाद, एक और चीज़ भी है, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया। हमें इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इज़ इट पैसा? क्लीनिंग अप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कराची के लिए। इज़ इट मशीनरी? इज़ इट द विल कि ये करना है और सिर्फ ये करके 2 हफ्तों में निकलना नहीं है, इसको सस्टेनेबल बनाना है? हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? I think it's the ability to work together, for everyone to come together as one, कि सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम अचीव होएगा, या तो नहीं हो सकता। PPP को, MQM को, PTI को, सबको एक टेबल पे आके बैठना होएगा, सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह दें कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सेप्ट करें कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक प्लान बनाएं और उस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर ये नहीं होएगा तो ये काम नहीं होगा। अच्छा, आपसे जो अली जैदी साहब की मुलाकात हुई थी उसमें क्या उन्होंने आपसे क्या फेवर मांगा था? आपसे क्या कंट्रीब्यूशन चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो अपने कॉलीग्स हैं, हम इस मूवमेंट में या इस इनिशिएटिव में इनको इन्वॉल्व करें, तो वॉलंटियर्स हम उनको दें। जो हमारे एरियाज़ हैं, इलाके हैं, हम उसमें अगर हेल्प कर सकते हैं इन क्लीनिंग द नालाज, इन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, हम उनके साथ आके करें तो वी विल डू इट। ज़ाहिर बात है मोन्यूमेंटल टास्क है कि 10 दिन में ईद के पहले इतनी बड़ी एक सफाई हो जाना। चलें, विश यू गुड लक फॉर दैट। ज़ियाद, आप हमारे साथ ही रहेगा, आलमगीर भी हमारे साथ। जी आलमगीर, आपके पास अब आते हैं, आपसे कुछ आइडियाज़ भी लेंगे। आलमगीर, जब व्हेन देयर आर लॉट्स ऑफ बिग नेम्स अटैच्ड टू अ कॉज, मतलब एक ऑब्वियसली कॉज तो क्या है, ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट एंड हाफ आप इसको कह लें कि पूरे कराची को अगर आपने साफ करना है, मतलब आप जैसे लोग हैं अभी हमारे साथ जो नाम बैठे हुए हैं, फिर म्यूजिक बैंड जो है, स्ट्रिंग्स, मतलब उनका अगर नाम एसोसिएट हो जाता है तो यंगस्टर्स भी बीच में आ जाएंगे। उसके बाद कुछ बैंक्स हैं, शहजाद रॉय हैं, मतलब वी कैन टेक अ लॉट ऑफ नेम्स। ये नामों का साथ मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको लगता है कि ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये मुहिम चलेगी, ज़्यादा सीरियसनेस इसके साथ आएगी? क्यों होता है ये? देखिए, यकीनन ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं, सबकी अपनी फॉलोइंग है और जो इनको फॉलो करता है उसमें एक आगाही होती है और पूरी कैंपेन बिल्ड करने के लिए ऐसे लोगों का जो भी इन्फ्लुएंशियल है, इन सबका सहारा जरूरी होता है। क्योंकि कचरा उठाना हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन जो कचरा फेंक रहा है उसको भी थोड़ा आगाह या अवेयरनेस देनी है। और मसला यही है कि यहाँ अवाम में शऊर पैदा करना है, क्योंकि उसको खौफ है नहीं। हालांकि कचरा फेंकने पे 144 की दफा है, कानून है इस पर। प्लास्टिक बैग सिंध में बैन है, लेकिन कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, किसी को खौफ नहीं है कानून का। तो लिहाजा अवाम भी जो है वो कानून बाईपास करती है और हुकूमत को तो उसकी फिक्र ही नहीं। तो खैर आलमगीर, आप ही से पूछना चाहेंगे, कचरा आप उठा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जाहिर है जब तक नालों के गिर्द बाउंड्री वॉल नहीं होगी या शॉपर को रोकने का, प्लास्टिक बैग्स को रोकने का कोई इंतजाम नहीं होगा, तो ये कचरा तो 10 दिन बाद दोबारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसका क्या सोल्यूशन है आपके जहन में? एनक्रोचमेंट भी जाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है नालों के इर्द गिर्द, और दूसरी बात यह कि आपका जो झगड़ा हुआ, जो तलखी हुई वो तो हुई, लेकिन अब जब ये मुहिम शुरू हो गई है तो आप लोग मिल के काम करेंगे? आप पीटीआई से ताल्लुक है आपका, आप मेंबर हैं कौमी असम्बली के, यहाँ पर सिंध हुकूमत है, वुड यू गाइस कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर? देखिए, पहली चीज ये कि जो पहला सवाल है आपका कि ये 2 हफ्ते की मुहिम है। 2 हफ्ते में ये एक इनको एक एग्जाम्पल जो है सेट करेंगे कि काम हो सकता है अगर विल हो। ना वसाइल की कमी है,
ना जो है वो कोई और इसमें रुकावटें, काम हो सकता है, सिर्फ नियत का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल किया, कल अली जैदी साहब ने सीएम सिंध को कॉल किया और उनसे कॉपरेशन का कहा है, तो मेरा ख्याल है कि जो हालात हैं, मामलात हैं, उसमें बेहतरी आएगी, दोनों तरफ से कॉपरेशन होगी। ये अली जैदी या वफाकी हुकूमत का जो है उनके साथ ताल्लुक है, मेरा जाती तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस हवाले से। अच्छा, आप नहीं है इस मुहिम में शामिल, आप अली जैदी साहब के साथ आप शाना बशाना नहीं खड़े होंगे? लेकिन सीएम सिंध से राब्ते में या उनसे ताल्लुक में शामिल नहीं है। अच्छा, उनसे ताल्लुक, उनसे राब्ते में शामिल। अच्छा आलमगीर, आप हमारे साथ ही रहे, और भी हमारे साथी हमारे साथ हैं, लेकिन ख़याम साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है KEKK इलेक्ट्रिक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़याम, ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत ने कराची से कचरा साफ़ करने की मुहिम का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में हम आज ये ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं। कराची इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक ने इसकी हिमायत की है। आप लोग क्या मदद करेंगे? कुछ प्लान है आपके पास भी? इस मुहिम में कैसे हिस्सा लेंगे? सबसे पहले आपने जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इलीगल तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल बाय टेलीफोन लाइंस या किसी ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं या फिर इंटरनेट केबल्स हैं जिससे जो कि सेफ्टी हैज़र्ड भी हैं, हम इसको रिमूव करेंगे और फिर आगे चल के इस मुहिम में और भी किरदार अदा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिक जो है एक ज़िम्मेदार और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इदारा है और हमने मुख्तलिफ़ इक़दाम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 लाख से ज़्यादा हमने पेड़ लगाए हैं शहर में WWF के साथ और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलके। एनर्जी कंजर्वेशन भी एक एरिया है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हमने 50,000 तालिबे इल्मों को इस पे ट्रेन किया है एनर्जी कंजर्वेशन पे कि बिजली की बचत वो किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी जानिब 16 ऐसे इदारे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में जिसको कि इलेक्ट्रिक सब्सिडाइज या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, जिसमें इंडस हॉस्पिटल है, LRBT है, SIUT है, TCF है, इस तरह के इदारे शामिल हैं। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास हम इस तरफ क्लीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें हम अपने फ्यूल मिक्स के अंदर विंड और सोलर की जनरेशन को शामिल कर रहे हैं और हम 250 से 300 मेगावाट थ्रू इन IPPs फॉर बोथ सोलर एंड विंड हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इंशाल्लाह फिर हम इसमें प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये तो आप हमें ये बता रहे हैं कि यू आर इन कराची और क्या क्या पहले करते भी रहे हैं। हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम अयाज साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अभी हम अयाज साहब आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस कैंपेन में किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हैं? आप बस जहाँ जहाँ अली जैदी साहब अपने डंपर शंपर लेके पहुँचेंगे, आप वहाँ पहले से मौजूद होंगे, सिर्फ वहाँ खड़े होंगे या आपकी अपनी भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? जहाँ वो जाएंगे वो तो कैमरे दिखा रहा होगा। हाँ, मैं तो वहाँ जाऊंगा जहाँ जहाँ ये नहीं जा रहे होंगे और इनकी नज़र नहीं जा रही होगी। अच्छा, मैंने तो वहाँ जाना है। कराची बहुत बड़ा शहर है और जब दुनिया में हम तहकीक करते हैं तो पता ये चलता है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ अपनी मदद आपके तहत मुआशरे ने कोई सुधार पैदा किया हो अफरादी कुव्वत से। रियासत और हुकूमतें कहाँ हैं? तो अली जैदी साहब का मैं इसलिए बेहद ममनून और मशकूर हूँ, कम अज़ कम ये एक इशू तो हाईलाइट होगा। जहाँ जहाँ डंपर और अली जैदी साहब और जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार, गुलूकार, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो जब खड़े होंगे तो ये एक दुनिया को और हमारी अवामुल नास को मैसेज जाएगा और एक हकीकत। अच्छा यार साहब, दुनिया को फिलहाल छोड़ दें, हम तो कंसर्न अपने आप से ही हैं। दुनिया ने क्या हमारी तरफ देख रहे हैं? इन सारों का आना, जल्दी से एक बता दें, आपके माशाल्लाह मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। अब लोग इंडिविजुअली कैसे मदद कर सकते हैं? रियासत भी बीच में आ गई, बट ये कचरा लोगों का है। मतलब लोग जो हैं, हम लोगों को वो सिविक सेंस परहैप्स नहीं है। आपके इतने फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, क्या उनको क्या मैसेज देंगे कि भाई तुम लोग इंडिविजुअली अपना हिस्सा, अपना घर, अपना मोहल्ला तो साफ रख सकते हो? पाकिस्तान में 71 सालों में आवाम ने कभी ये वोट देकर नहीं कहा कि मुझे बर्बादी और बीमारी और गंदगी चाहिए। आवाम ने वोट हमेशा इसी ख्वाब पे दिया, बेहतर करेंगे। आवाम को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन आवाम कचरा कहाँ फेंके वो जगह प्रोवाइड करना है। जैसे कचरा कुंडी हो गई, डस्टबिन हो गई, आपके घर के दरवाजे पर दरवाजा खटखटा के रोजाना स्वीपर बड़ी अमाउंट में कचरा जो है वो समुद्र में डाला जा रहा है। कचरा है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, दुनिया कचरे से पैसा कमा रही है। यानी कचरा सोना है, लेकिन हमारे यहाँ कचरा होकर बीमार करके हमारी कौम को ज़हनी मरीज कर। चलें जी, थैंक यू सो मच अयाज मेमन मोतीवाला साहब, ज़ियाद बशीर साहब, थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर टास्क का जो आपने नाले वगैरह साफ करने की सफाई का बेड़ा उठाया है। आलमगीर खान साहब, होपफुली आप इस मुहिम में पेश, आप अली जैदी साहब के साथ तो होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के साथ उस तरह से राब्ते में नहीं रहेंगे। हम आपको भी बेस्ट विशेस कहेंगे, गुड लक कहेंगे, और जितने भी लोग हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे हैं, मुर्तज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। लेकिन
सिद्दीकी साहब, आपको हम अभी नहीं जाने देंगे क्योंकि आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई के इलेक्ट्रिक के सारे काम तो करती है लेकिन बिजली कहाँ देती है। अच्छा ख़याम साहब, आपसे एक और बिल्कुल ख़याम साहब, लेकिन इससे भी ज़्यादा बारिशों के हवाले से रिसेंटली ये हुआ है और आपसे हम पूछना चाहते हैं कि हालिया बारिश में करंट लगने से हलाकतें आपके सामने हैं। इतना लंबा नंबर आ चुका है, 2 बच्चों का भी हम जिक्र कर रहे थे, उनकी तो वीडियोस भी बनी हैं। आप सफाई मुहिम में ज़रूर साथ दें, लेकिन ये भी बता दें कि सिस्टम में बेहतरी के लिए कि इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, कुछ बेहतर होगा और इसके लिए भी वफाकी हुकूमत को ही आना पड़ेगा या you're okay on your own? जी, कराची में पिछले कुछ सालों में कि इलेक्ट्रिक ने 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है और अब हम 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के प्लान पे काम कर रहे हैं। इस प्लान में हम जनरेशन में पावर प्लांट्स भी लेके आ रहे हैं, जिसमें एक 900 मेगावाट LNG पावर प्लांट है जिसका टेंडर हमने लास्ट वीक इशू किया था। एक 700 मेगावाट कोल पावर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन साइड पे $460 मिलियन का एक प्रोजेक्ट है, ट्रांसमिशन एनहांसमेंट प्लान, जिसमें 1000 MVA अपनी ट्रांसमिशन कैपेसिटी इन्हांस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रंट पे ऑन गोइंग अपग्रेड्स जो हैं वो हमारी जारी हैं। ABC पे हम मुंतकिल कर रहे हैं PMTs को। दूसरी जानिब जो आपने बात की कराची में बारिश की, वो एक अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना था जिसमें बहुत सारे एरियाज सबमर्ज हो गए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी के इलेक्ट्रिक का बहुत से मकामात पे वहाँ पे पानी आ गया, जिसमें रेस्टोरेशन एफर्ट्स में हमें जिसमें थोड़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ा, जिसमें हम अपने कस्टमर से मावज़त। ज़ाहिर है पानी जाना तो क्या इलेक्ट्रिक का कसूर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, ख़याम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। आप कह रहे थे ना कि इस बात का जवाब तो लें कि भाई बिजली का क्या बनेगा, ये सारा काम तो होते रहेंगे। एंड ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ट्वीट्स। आप हमें ट्वीट करें, अपने आइडियाज़ दें। आइडियाज़, गुड आइडियाज़ कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। हम एक इम्पॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहते हैं। माली साल के पहले ही माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल नहीं हो सका है और इस साल के लिए रखा गया 5,500 अरब रुपए का टारगेट एक पहाड़ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से 5,000 के आसपास हमें 5,000 अरब उससे ऊपर रखना पड़ेगा जी। 5,000 बिलियन रुपीस जी रखेंगे आप जी इंशाल्लाह। तो इस वक्त तक कितना है हमारा? ये साल इंशाल्लाह ताला 4,100 के आसपास पे क्लोज होगा, 4,200। जुलाई के लिए रेवेन्यू का हदफ 291.5 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, मगर FBR तकरीबन 14 अरब रुपए की कमी से 278 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका है। यूँ FBR नए माली साल का मायूस कुन आगाज़ कहें या फिर इसकी अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है, जिसमें देखना है कि कितने फाइलर्स बढ़े हैं या टैक्स नेट में कितने लोगों का इसी महीने इजाफा हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची टैक्स बार एसोसिएशन ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स हैं, एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। हम इसे यही समझें कि टारगेट मिस हुआ, टारगेट अचीव नहीं हुआ, या फिर कुछ और हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, there are two sides of the picture, as two sides of the coin everywhere. So one, yes, it's a provisional figure. अभी ये फिगर फाइनल नहीं है क्योंकि जब मंथ एंड होता है तो उसके 3, 4, 5 दिन तक ये फिगर्स एक्यूमुलेट होती रहती हैं। तो अभी ये फिगर्स जो हैं ये प्रोविजनल है। इट मे कम डाउन टू as low as 5 billion, it may come down to scratch, यानी टारगेट पूरा हो सकता है। What has happened is that if you compare it with July to July, हमने 25 बिलियन से ज़्यादा कलेक्ट किया पिछले साल के मुकाबले में इसी महीने का। तो there is an improvement, there is a growth of 10% despite your economy is down. तो जो डिसअपॉइंट बिल्कुल फॉर द क्लैरिटी ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, डिसअपॉइंटमेंट हमें इस चीज में है जो टारगेट रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर पीछे से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा, तो हमने 25 बिलियन ज्यादा रिकवर किया। आप ये चीज को अंदाजा कीजिए कि पिछले साल जो हमारा टारगेट था वो 4.3 ट्रिलियन था, हमने उसको 30% से बढ़ाया है और 5.5 ट्रिलियन पे एस्टिमेट किया। और अगर उस 5.5 ट्रिलियन का हम अगर 4% इस महीने में कम कलेक्ट करने में हुए हैं, कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए, तो आई विल गिव इट, आई विल से दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द FBR। अब हुआ क्या, देखें बजट आया, बजट के बाद कुछ चीज़ें टैक्सेशंस में कुछ एडिशंस हुए, वो टैक्सेशन मेजर्स जो हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले महीने से ही हम टारगेट्स को अचीव करके या सरपास कर लेंगे, वेरी जिसको कहना चाहिए एम्बिशियस टारगेट, बट हैविंग सेड दैट मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने अचीव किया है, प्रोविजनल फिगर्स जो अभी हमारे सामने फिनोमिनल है। प्लस आप इसको इस एंगल से भी देखिए कि पिछले साल रिटर्न फाइलर्स पाकिस्तान में तकरीबन 17 से 18 लाख थे जो पिछले साल के पब्लिश्ड
फिगर्स हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ये क्लेम करती हैं कि हमने जो है इतने नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ाए। तो आप अगर 2018 के फाइलर्स से इसको कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 7.5 से 8 लाख टैक्स पेयर्स नए आ गए हैं। FBI ने 2 दिन पहले अपनी फिगर्स इशू की थी कि मोर देन इस माली साल में आए हैं 7 से 8 लाख। ये टैक्स ईयर एक्चुअली हुआ क्या है कि 2018 जो टैक्स ईयर जिसकी लास्ट डेट जो है वो पहले अक्टूबर थी, फिर दिसंबर हुई, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक लास्ट चांस दिया गया, वो आज डेट 2018 की ख़त्म हो रही है। तो जब ये डेट अभी तक अगर आप देखा जाए कि 2018 ईयर के लोगों ने कितना फ़ाइल किया है तो 2.2 मिलियन टैक्स पेयर्स ने रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक अनप्रेसिडेंटेड जंप है फॉर 1 ईयर। वेरी क्विकली, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन ये एकदम से इतने बढ़ क्यों गए? मतलब ये क्या रीज़न है जो पहले से कहते हैं भाई आप इस मुल्क में रह रहे हैं, आपने टैक्स देना है, दिस इज़ अ गुड थिंग, आज क्यों देने को आप तैयार हो गए, कल नहीं दे रहे थे? देखें, एक तो ये कि पहले जो फियर था वो शायद इस तरह से लोगों को बताया नहीं जा रहा था कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं थी ना। देखिए, अवेयरनेस का सबसे बड़ा इशू है। अगर मैं एक चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे मुझे पता ही नहीं था। लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो मिस्टेक। बट अब अवेयरनेस क्रिएट किया गया, अवेयरनेस के साथ साथ मैं ये समझूंगा थोड़ा सा डराया भी गया है, और उसकी वजह से जो है आप ये देखें आपके एसेट्स जब्त हो जाएंगे। लेकिन एक तो बेनामी लॉ आ गया पाकिस्तान में, उसके रूल्स अब पब्लिश हो गए। बेनामी लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो किसी और के नाम पे है और FBI अगर उसे पकड़ लेता है तो वो कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टी भी हो जाएगी, आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपको जेल भी हो सकती है। तो अगर आपने उसी वजह से ये 2 अगस्त की जो डेट की गई है कि आप उन एसेट्स को जो बेनामी अगर आज भी मौजूद हैं आफ्टर 2 एमनेस्टी स्कीम्स, तो आज भी उसे आप डिक्लेयर करके टैक्स दे दें ताकि आपके वो एसेट्स को कॉन्फिस्केट नहीं किया जाए। दैट हैज़ ट्रिगर्ड एंड ऑन द एट द सेम टाइम जब नए चेयरमैन FBI शहबाज जैदी साहब जब आए तो उन्होंने आने के साथ 2-3 मेजर्स ऐसे किए जिससे टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा। पहले ये होता था कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करके पैसे निकाल लिए जाते थे। उन्होंने आते के साथ ये कहा कि जी ये बैंक अकाउंट जब तक टैक्स पेयर को इंटीमेट नहीं करेंगे कोई फ्रीज नहीं, चलो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। टैक्स रेट्स नहीं होंगी जब तक FBI से प्रायर परमिशन नहीं होगी। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो FBI की जिसकी वजह से वाज़ेह बेहतरी आ रही है और देखा जा रहा है। जनाब बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मोहसिन साहब। चलें, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कंसिडरेबल इंक्रीज है जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है इसी महीने में, और फाइलर्स के नंबर्स में भी बहुत इजाफा हो रहा है। और एक इशू जो कि हम समझते हैं कि खत्म हो गया, हर रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट उसमें सामने आ जाती है। अदाकार फिरदौस जमाल साहब की माहिरा खान के हवाले से मुतनाज़ बयान की बात कर रहे हैं। फिरदौस जमाल साहब ने कहा था कि अदाकारा माहिरा खान हीरोइन मटीरियल नहीं है, माहिरा खान को फिल्मों में माँ का किरदार अदा करना चाहिए का मशवरा दे दिया था उन्होंने। इस पर माहिरा खान ने अपने सोशल मीडिया हेडलाइंस पर एक बयान जो किया है, और माहिरा कहती हैं कि उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझसे पूछे बगैर मेरी हिमायत में बाहर आए, और कल हमारे ही शो के लिए दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में आपको हम याद दिला रहे हैं, माहिरा खान का कहना था कि जब मुझ पर तनकीद की गई तो मैंने कोई रद्द अमल नहीं दिया था। उन्होंने कल क्या कहा था जियो पाकिस्तान में, आप देखिए। अच्छा, जब फिरदौस जमाल साहब का पहली दफ़ा आपके सामने ये स्टेटमेंट आया तो आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन क्या था? मेरा इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, सच पूछिए। मतलब कि मुझे इतना नहीं, आपने बहुत देर बाद रिप्लाई किया उसकी बिकॉज मैंने प्लानिंग नहीं की। देखिए, आप लोग मुझे जानते हैं, मैं किसी चीज़ पे कुछ नहीं बोलती, मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक चुप 100 बोलने वालों को खामोश करना उससे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, और क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी चीज़ें लिखी, मेरे उनसे ना बात की, मैंने किसी से बात भी नहीं की इस बारे में, और फिर भी लोगों ने आके लिखा ये वो। So then I thought कि ठीक है। अच्छा, फिर अगर इन्होंने किसी से बात नहीं की तो उसके बाद हमने कुछ और डेवलपमेंट्स देखी, आप ट्विटर भी देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स इस सिलसिले में अब भी चल रहे हैं। एक कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया कि फिरदौस जमाल साहब को अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं लेंगे। उस पर भी बहुत से अदाकार, उस पर एक्चुअली ज़्यादा अदाकार अपना रिएक्शन दे रहे हैं। फिरदौस जमाल साहब के बारे में अगर बात करें तो फिरोज़ खान ने कल ट्वीट किया और बहुत से लोगों ने अपनी आरा का इजहार किया है। लेकिन इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिरदौस जमाल साहब के साहबजादे।
एक्चुअली जो शो में भी मौजूद थे जिसमें बात की गई है हमजा फिरदौस। हमजा, वेलकम टू द शो। यू आर अ बडिंग एक्टर योरसेल्फ, इंस्पायरिंग एक्टर हैं आपने। अभी ज़ाहिर है इट्स रिलेटिवली स्टार्ट ऑफ योर करियर, अब शुरू में ही ये कंट्रोवर्सी हो जाना, आप क्या समझ रहे थे? माहिरा का लेटर आ गया, आपकी ओपिनियन तो ज़ाहिर है आप सोशल मीडिया पे भी देते रहते हैं कि आपके अब्बा की जो भी ओपिनियन हो, आपकी ओपिनियन इससे मुख्तलिफ हो सकती है। माहिरा का लेटर आ गया, उसके बाद आप समझ रहे थे कि हाँ बस अब इशू डाई डाउन हो गया, क्या हुआ? अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, और बहुत शुक्रिया सबका कि जिन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे अवाम ने इस ट्रेंड को जो कि आजकल चल रहा है ट्विटर पे। ये क्यों चल रहा है? बात तो सारी की सारी ये है, माहिरा ख़ान हमारे मुल्क की स्टार हैं, बड़ी स्टार हैं। उन्होंने मुल्क के लिए इंटरनेशनली और मुल्क में भी उन्होंने बहुत सारा किया है काम। तो एक हमारी तरफ से आई ट्वीट्स, मतलब मेरी तरफ से ट्वीट्स आई, और फिर उसके बाद उनकी तरफ से लेटर आया, और जो कि बहुत अच्छा था लेटर। एंड देन आई वेंट टू द सिनेमा एंड देन आई टुक अ पिक्चर। मैंने एक देखिए आपने, उसमें भी मकसद यही था कि वी डोंट वांट दिस टू गो फर्दर, और एक चीज़ हो चुकी है जो कि बेसिकली अनवांटेड थी। वी डिडंट वांटेड इट। मेरे फादर को ना तो इसे कोई फेम चाहिए, ना तो वो जो उन्होंने एक मकाम ऑलरेडी हासिल कर लिया, तो वो तो हो चुका है, और ना ही मुझे लगता है कि माहिरा की किसी चीज़ की और थी ज़रूरत। लेकिन मोमिना दुरैद साहिबा ने जो जिस तरह किया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों किया, कि जब एक कंट्रोवर्सी, एक बात ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है हमारी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, और फिर नेक्स्ट डे आप उनको बैन कर रही हैं, और चलें आप बैन भी आपने कर दिया, लेकिन आप किस तरीके से आप बैन कर रही हैं? तो ये इसीलिए ये आज चल रहा है ट्रेंड, एंड आई हैड टू स्टेप अप फॉर माई डैड, फॉर माई फादर, और जो मुझे लगता है कि हर बेटा या हर बेटी अपने बाप के लिए होंगे। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा आपको भी हमजा रोकूंगी, और यहाँ मैं ज़रूर जो लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ ट्रेंड बनती है, जब सोशल मीडिया पे होती है, तो नेचुरली ओपिनियन तो आप ही के होते हैं ना, पीपल रन दैट। अब माहिरा की तरफ से वो बड़ा ही कंक्लूसिव किस्म का लेटर है, जिसमें वो तो उन्होंने खुद भी ये कह दिया कि भाई मैं तो इस चीज़ में बयान देने पर मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे, फ्रेटर्निटी के जो लोग थे, वो बोलना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने उनको थैंक यू करना ही था, वरना उनके लेटर से पता चल रहा है कि वो खुद नहीं चाहती कि बात इस बात से ज़्यादा बढ़े। ऑब्वियसली आप लोग भी बिल्कुल नहीं चाहते। हमजा, आपने भी बड़ी कंक्लूसिव किस्म की इसकी स्टेटमेंट जो शुरू में देनी थी वो हो गई। अब बात यह है कि बाकी क्यों इसमें जंप मार रहे हैं, बाकियों का ओपिनियन क्या मैटर करता है, जब दो लोग जिनकी बारे में बातें हुई, जिन्होंने आपस में कह दिया भाई वी हैव वॉश्ड आवर हैंड्स ऑफ इट, तो फिर बाकी लोग क्यों बीच में आ रहे हैं? अपने ओपिनियंस दे दिए थे, और इस ऐलान के बाद जो आप तस्करा कर रहे हैं, दोबारा से ओपिनियंस आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, अब आप तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वैसे अब्बा से डिस्कस किया कि अब्बा ये हो गया है या ये हो रहा है, एक दफा खुद भी दोबारा आ जाएं टीवी पे, या हमारे पास आ जाएं, एक दफा खुद क्लियर कर दें अपने आप को, किसी के पास भी आके बात कर लें। देखिए, जो बात मैंने उसमें भी की थी कल रात या परसों वीडियो में, वो क्यों नहीं आना चाह रहे थे, उसकी एक ही वजह थी, क्योंकि पाकिस्तान का अभी ये इशू है ही नहीं, और इसी वजह से हम लोग ये इस चीज़ को करना चाह रहे थे ख़त्म, क्योंकि अगर वो आते, वो फिर से दोबारा से कंट्रोवर्सी शुरू हो जानी थी, क्योंकि आपको नहीं पता है, बाज़ लोग उनमें से कोई चीज़ें निकाल लेते हैं। हाँ, निकाल लेते हैं, जो कि उस शो में बहुत सारी और बातें हुई, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग आज बात करें इस बात पर। बहुत सारी और अच्छी बातें और बहुत सारी और मतलब हमारे मुल्क पे हुई बातें, वो तो आज नहीं हो रही बातें यहाँ पे। मतलब वी ऑलवेज लुक फॉर कंट्रोवर्सी। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने तो उसमें बहुत पॉजिटिव बात की थी, और वो तो किसी ने क्लिप उसका काटा नहीं, क्योंकि शायद वो वायरल नहीं होनी थी। अब जो बात थी कि अगर जो बात है कि इंडस्ट्री के रिएक्शन की, अगर इंडस्ट्री का रिएक्शन ना आता ना, तो आई स्वेयर ये बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो आवाम ने बेसिकली जो ये कह रहे हैं कि जो हेटफुल कमेंट्स आए हैं हमारी किसी ट्वीट में या किसी फोरम पे हमने कहा हो कि आप कोई गलत बात कीजिए, नहीं। आई एंडोर्स्ड मायरा, मैं शुरू से लेके आज तक अभी भी आई कंसिडर हर अ स्टार, और वो है हमारी मुल्क की स्टार। लेकिन बात यह है कि जब और लोग बीच में आ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से एक मैस क्रिएट हो जाता है, जो कि हुआ। अच्छा, अब आप ख़त्म करना चाहते हैं सारे मामले को? देखिए जी, जहाँ खान की बात है तो वो तो उनका तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई ताल्लुक है। हाँ, वो तो ख़त्म कर ही चुकी है। वो तो एक बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्यों मोमिना दुरैद बीच में आई और क्यों अगले दिन आई, तो किसी न किसी वजह से आई होंगी। फिरदौस जमाल को अगर आपने बैन करना था तो बेसिकली फिरदौस जमाल को बैन नहीं कर रहे थे, ये बेसिकली आप ओपिनियन को
बैन कर रहे थे कि अगर आप कल को कोई भी एक्टर, कोई भी राइटर, कोई भी डायरेक्टर हमारे खिलाफ क्या, अगर आपने हमारे से थोड़ी सी भी राय आपकी मुख्तलिफ हुई तो हम आपको बैन कर देंगे। ठीक, तो हम लोग मैं जो खड़ा हूँ, बट वी वुड बी रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू हैव फिरदौस साहब समडे ऑन दिस स्टूडियो। फिरदौस जमाल साहब अगर इस हवाले से खुद अपना कोई स्टेटमेंट दे दें आके, तो मेरा ख्याल है कि वो लिटरली बिल्कुल ही कंक्लूसिव होगा और बात होपफुली खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडेज शो। और आज फ्राइडे है, आज तो हमने वो वाली अच्छा इस हवाले से एक और चीज़ है जो बताना रह गई। मुझे पता था कि कोई चीज़ आपने निकाली क्योंकि दिल छिड़कने का मुझे शौक है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है कि वज़ीर आज़म साइकिल पर दफ्तर जाए ना जाएं, शहरी अब शायद साइकिलों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। शुरू में जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने तो सोच भी लिया है कि मैंने कौन सी वाली साइकिल खरीदनी है। पेट्रोल की कीमत जहाँ पहुँच चुकी है अब, और वैसे भी क्या ऑप्शन रह जाता है। लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले हमेशा मिसाल देते थे कि मगरबी मुल्कों के सरबरा सादा जिंदगी बसर करते हैं। खास तौर पर हॉलैंड के वज़ीर आज़म साइकिल पर दफ्तर जाकर अपने दिन का आगाज करते हैं, बड़ा तस्करा करते थे। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, स्विट्जरलैंड है, बेहतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। क्यों वो इतना खुशहाल मुल्क है, दुनिया में सबसे खुशहाल कौम है? क्यों? क्योंकि उनका बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम है। साइकिल पे वो जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उधर उनका प्राइम मिनिस्टर साइकिल करके ऑफिस जाता है, क्योंकि उनकी इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं। अब आवाम क्या कहते हैं इस पे, ये भी आप सुन लीजिए। इस तेज़ी के दौर में साइकिलें तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ये है कि तब्दीली का नाम उन्होंने चेंज ही कर दिया। ये तब्दीली नहीं है, ये हम पास्ट में जा रहे हैं। अब पेट्रोल देखें दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, इससे आवाम तो मजबूर हो गई है ना। आवाम तो अब साइकिल ही चलाएगी और क्या करेगी। पेट्रोल महंगा होने की वजह से सवारी पैसा नहीं खर्च रही और हम देख लें कि जलील हो रहे हैं। अच्छी हुकूमत आई है कि हमें रिलीफ देने की बजाय हमारे पे बोझ डाल रहे हैं। हाँ, सब जब के आए हैं गरीब तो मार ही गए हैं। अब उनको कहते थे चोर, ये उनसे भले चोर निकले हैं। अब गरीब बंदा तो यही है, किसी को मार के अपनी रोटी पूरी करे, यही हाल है बस, और तो कोई नहीं। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया है, तब्दीली ने तो हद ही कर दी है। अब तो मुझे लगता है साइकिल ही चलानी पड़ेगी। तब्दीली आई है, हम रेडियां ते आवांगे अल्लाह दे हुक्म नाल ते यारे बारे कोई गौर करो। इमरान खान साहब साडा कोई ध्यान करो, मारे बंदे सड़कों ते आ गए ने ते ना हो कि मुल्क दा बेड़ा गर्क अगे ही होया ते होर होइए। कुछ पाने वास्ते कुछ खोना पैंदा है। अगर अज असी तंगी च हैगे तो कल नूं साडे वास्ते सुख भी आवेगा। ठीक है, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। मैं स्टूडेंट हूँ, अपनी जेब से पैसे खर्च करके पेट्रोल डलवाना होता है, तो अब तो मेरा दिल कर रहा है बाइक बेच के साइकिल ही ले लूँ, जिसकी क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, और भी खर्चे करने होते हैं। खान साहब ने पहले छोटी ईद पे पेट्रोल का तोहफा दिया था, अब लोगों को बकरा ईद पे पेट्रोल का तोहफा दिया है। हमारा ख्याल है ये 200 तक लेके जाएंगे। वो वाली पॉजिटिविटी जिंदगी में चाहिए मुझे। हाँ, कि आज अगर बुरा दिन है तो कल को इंशाल्लाह अच्छा भी। एक शख्स ने वो भी कहा, एंड वी लाइक दैट, मतलब इतना पॉजिटिव होना इन हालात में बहुत बड़ी बात है। तो कल की जी शोर शराबे में पेट्रोलियम वाली बात जो दब गई थी, लेकिन इसका असर जो है वो आने वाले दिनों में आवाम को पूरी तरह महसूस घर में बताया ना कि मैं साइकिल लेने लगा, अम्मी ने बहुत एहतजाज किया कि नहीं, उन्हें पता नहीं क्या लगता है कि साइकिल पे क्या हो जाता है बाहर। मतलब मोटर बाइक भी तो चल ही रही है ना, टू व्हीलर्स तो हैं। अगेन मैं जाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, वरना साइकिल से किसी को कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट हम बाहर के मुल्कों में जब जाते हैं तो वहाँ तो साइकिलें आप रेंट करके आप फिर सकते हैं। यू लव दैट, यू लव डूइंग दैट, व्हाई नॉट हियर? क्योंकि यहाँ का सिस्टम वो नहीं। वहाँ यहाँ पे आपको पता है ना कि कोई देखेगा भी नहीं, ऐसे गुजार के चला जाएगा आपके ऊपर से। इट्स डेंजरस। इट इज। अच्छा जी, हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ऑन मंडे। रियली अब हो गया टाइम? हाँ जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। See you on Monday. Have a great weekend.